डेट है आज 1 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे आज हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना त्योंजो सेकंड कार्गो स्पेसक्राफ्ट। ये चाइना ने जी एक सैटेलाइट भेजा है इस तरह का जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये किस लिए भेजा है? देखो जी, त्योंजो सेकंड है, एक चाइना का मिशन है, स्पेस मिशन। मतलब अपना इंटरनेशनल जैसे स्पेस स्टेशन बना हुआ है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख सकते हो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जहाँ पे एस्ट्रोनेट जाके लो अर्थ ऑर्बिट में, पहली बात तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है जी लगभग 2000 किलोमीटर से नीचे होता है जो एरिया स्पेस में, उसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। यानी कि ये लगभग 430 किलोमीटर के एरिया में है जी, जो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट जाके रिसर्च करते हैं। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जी जो स्पेस में, आसमान में जाके रिसर्च खोज वगैरह करते हैं, उन साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो ये एस्ट्रोनॉट भेजेगा चाइना भी जी। तो एक अपना जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, अपना स्पेस स्टेशन, फर्स्ट स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है चाइना। तो उसी के रिगार्डिंग ये पहला ये भेजा जी तोंजो सेकंड, ये लॉन्च किया है सैटेलाइट। इसी का पार्ट है, चाइना के स्पेस स्टेशन का पार्ट है। तो जिस रॉकेट में भेजा उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट। देखो जी, ये बस इतना याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तोंजो सेकंड किसका है? चाइना का है। किसका है? जापान का है। लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट क्या है? मतलब एक रॉकेट है जी, रॉकेट इस टाइप का होता है। इस रॉकेट पे जी देखो ये है लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट। इस रॉकेट पे रख के जी ऊपर ये स्पेस क्राफ्ट जाता है, सेटेलाइट वगैरह, और उसे छोड़ के ये वापस आ जाता है, या फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्पेस में। तो ये इसके बाद क्या जी, जो तंजो सेकंड भेजा है चाइना ने स्पेस क्राफ्ट, इसके बाद तंजो थर्ड जाएगा और फिर 2 मैंड मिशन जाएंगे। मैंड मिशन का मतलब है जी एस्ट्रोनॉट भेजेगा, यानी कि साइंटिस्ट भेजेगा चाइना अपने नेक्स्ट सैटेलाइट में। सेंजो 12 और सेंजो 13 नाम के जाएंगे ये चाइना के जी। और भी कोई मिशन है इसके बाद? हाँ जी बिल्कुल है इसमें जी। एक मिशन अभी देखो, कुछ सप्ताहों में चाइना ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, उसमें से एक है मार्स पे मिशन भेजा था। 15 मई को मार्स पे चाइना ने भेजा था फर्स्ट मार्स रोवर, चाइना का था, जिसका नाम था जोरोंग। रोवर है जी चलने वाला, पहिए लगे होंगे इसके, वो चलने वाला। हमने इसे कवर भी किया था अपने इसी लेक्चर में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। तो ये बस नाम याद रखने, जोरोंग और त्योंजो, ये सोंजो, ये सेंजो, ये किसके हैं? चाइना के हैं। तो ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनके आसपास के सेम से नाम होते हैं, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो ये चाइना के हैं, बस इसमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट है जी पेटेंटेड विलेज राइस। ये क्या है जी? राइस का, चावल का नाम ही है विलेज राइस। ये अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है घाना और यमन। घाना और यमन कहाँ पे है जी? ये देखो वर्ल्ड मैप जी, ये देखो जी आपका यमन यहाँ पे, ये हिंदुस्तान है जी अपना, और यहाँ पे ये यमन है। और घाना कहाँ पे है जी? घाना जी अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका में जी, अफ्रीका में। ये इधर है जी, कुछ आपका इसमें दिया नहीं हुआ है जी, छोटा मैप है ना ये। आपके पास मैप होगा एटलस, तो आप देखना यहाँ पे कहीं घाना मिलेगा। अफ्रीका के, अफ्रीकन कंट्री है जी घाना। तो ये अभी क्या है, ये एक्सपोर्ट किया जी विलेज राइस। तो अपने मैप में देखना आप घाना कहाँ पे है, तो उस पर देखना कहाँ, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नहीं गुजरती है। और ये जो यमन है वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो, वो तो नहीं गुजरती है, पास तो नहीं होती है वहाँ से। तो ये आप थोड़ा इस पर डिटेल स्टडी करना, और कौन से सी के पास पड़ता है ये भी देखना। जैसे देखो यमन पड़ता है कौन से, रेड सी, और ये अरेबियन सी है, इसके पास पड़ता है। तो ये इतना याद रखना जी बस। इसमें विलेज राइस जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है जी, तमिलनाडु की थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में कुंबाकोनम नाम का प्लेस है, वहाँ पे उगाया जाता है जी ये। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जी, फाइबर होता है, और बहुत ही वैरायटी के मिनरल्स होते हैं इस विलेज राइस में। और ये थंजावुर में फार्मर है जी, जो थंजावुर के किसान हैं, थंजावुर जगह का नाम है जी तमिलनाडु में, वहाँ पे किसान ये उगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट है थंजावुर। तो इसको, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट को राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं जी। धान का कटोरा, धान का कटोरा, तमिलनाडु का धान का कटोरा कौन सा है? थंजावुर डिस्ट्रिक्ट। तो राइस बॉल ऑफ तमिलनाडु, तो इतना याद रखना है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना ऋषि गंगा। ऋषि गंगा एक रिवर है जी, ऋषि गंगा। ये कहाँ पे है जी रिवर? रिवर है जी उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जी ये नदी। इस रिवर में क्या है जी, कहाँ से निकलती है, सोर्स कहाँ है जी इसका, निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ है जी इसका? यहाँ पे ग्लेशियर है जी, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर, और एक है जी दक्षिणी
नंदा देवी ग्लेशियर, ग्लेशियर होते हैं जी माउंटेन ऑफ आइस, मतलब बर्फ के पहाड़ जमे होते हैं जो आपको पता ही होगा ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर है जी उत्तरी नंदा नाम का और दक्षिणी नंदा नाम का, और यहीं पे नंदा देवी माउंटेन है जी उत्तराखंड में। नंदा देवी पहाड़ी है जी, पहाड़ी का नाम है नंदा देवी। तो यहीं पे है ग्लेशियर, उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर और दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर, इन दोनों से पानी आता है जी इस रिवर में, ऋषि गंगा रिवर में। और ये आगे जाके धौली गंगा रिवर है जी, विलेज रिनी गांव में, यहाँ पे रिनी गांव में धौली गंगा रिवर में मिल जाती है नंदा देवी नेशनल पार्क से गुजरते हुए। ये ऋषि गंगा जी रिवर जाती है, यहाँ पे नंदा देवी पहाड़ है, नंदा देवी पहाड़ यहाँ पे जी निकलती है नंदा देवी माउंटेन से, क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर है। और आगे नंदा देवी नेशनल पार्क से गुजरते हुए ये आगे जाके मिल जाती है धौली गंगा रिवर से। तो धौली गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है सहायक नदी। तो इतना याद रखना जी बस। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना युवा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये स्कीम लॉन्च की है जी, किस लिए? ताकि जो यंग ऑथर्स हैं उनको मेंटर करने के लिए, मतलब नौजवान जो लेखक हैं जो किताबें लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, हिम्मत देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम में क्या होगा जी, जो अंडर एज ऑफ 30 जो ऑथर्स हैं, मतलब 30 साल से कम उम्र के जो लेखक हैं, बुक्स वगैरह लिखते हैं, उन्हें प्रमोट किया जाएगा रीडिंग, राइटिंग और बुक्स कल्चर के लिए, ताकि वो अपनी कंट्री से रिलेटेड, अपने देश से रिलेटेड कोई संबंधित किताबें लिखें और इंडिया को प्रोजेक्ट करें पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया की जो राइटिंग है जी उसको प्रमोट किया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड। इसमें जी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 50,000 की पर मंथ, 50,000 हर एक राइटर को, लेखक को, ऑथर को दिए जाएंगे हर महीने 6 महीने तक, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ पर ऑथर, इस स्कीम के अंडर। ये स्कीम जी पार्ट है किसका, हमने लॉन्च किया हुआ है, मतलब हम सेलिब्रेट करेंगे जब 75 ईयर हो जाएंगे हमारी इंडिपेंडेंस के, भारत की आज़ादी को, कब? 2024 में। तो उसमें जी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है हमने, इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बोलते हैं इसको। तो इसी का पार्ट है ये युवा स्कीम। तो इतना याद रखना है इसमें। और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी बोल लो जिसका नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। ये नेशनल बुक ट्रस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि इसको लागू करेगी युवा स्कीम को, युवा स्कीम को जी। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी विटामिन डी। विटामिन डी सब जानते होंगे जी, विटामिन डी किससे मिलती है आपको, अभी न्यूज़ में है रिसेंटली, क्यों है न्यूज़ में वो भी जानेंगे। विटामिन डी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पहले विटामिन डी एक फैट सोलूबल विटामिन है। देखो जी आपको पता ही होगा कितने विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। जो ये बी सी हैं, बी सी विटामिन, ये हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब जी पानी में घुलनशील, पानी में घुल जाती हैं ये, और पानी में घुल जाती हैं जी, ये हमारी बॉडी से सबसे पहले बाहर निकल जाती हैं। और ये हैं जी बाकी की ए, डी, ई, के, ये हैं फैट सोल्यूबल। फैट का मतलब है जी चर्बी, हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है, फैट जमी होती है, ये उसमें सोल्यूबल है, घुलनशील है, मतलब ये फैट में घुल जाती हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में जो फैट है, चर्बी है, वो आसानी से नहीं निकलती, वो जम जाती है हमारी बॉडी में। जब कोई ज़्यादा मेहनत करता है जब जाके निकलती है जी वो, पसीने के साथ, समझ रहे हो। तो ये जो फैट सोल्यूबल है, यानी कि हमारी बॉडी में ये फैट में या ऑयल में, जो हमारे बॉडी में ऑयल होता है, फैट होता है, उसमें डिजोल्व हो जाती है, हमारी बॉडी में स्टोर रहती है काफ़ी दिन तक, बहुत लंबे समय तक स्टोर रहती है विटामिन डी। तो ये भी याद रखना आपको, कौन सी विटामिन फैट सोल्यूबल है और कौन सी वाटर सोल्यूबल, ऐसे याद रख सकते हो जी। या तो आप ये कीड़ा, कीड़ा क्या है जी, के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये है जी फैट सोल्यूबल। और जो बी सी है, ऐसे मान सकते हो बी सी जी बैकवर्ड क्लास होती है, बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास बेचारी गरीब है जी, पुअर है, तो इसे पानी मिलेगा, फैट तो कहाँ से मिलेगा जी, तो ये पानी में है, ये क्या है जी, वाटर सोल्यूबल विटामिन है बी और सी। तो ऐसे याद रख सकते हो, गरीब आदमी है जी। तो जी जो ये क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है विटामिन डी? देखो सनलाइट के प्रेजेंस में, जब बॉडी हमारी सनलाइट में होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है या फिर कोई और आर्टिफिशियल लाइट भी हो जी, बल्ब या आपके घर में जो रोशनी है जी उसका उजाला पड़े और उसमें अल्ट्रावायलेट रेंज जो किरणें होती हैं वो पड़े, और उनकी रेंज हो जी वेवलेंथ की 190 से लेकर 400 नैनोमीटर तक। तो ये क्या होती है, जैसे ही हमारी स्किन पे, त्वचा पे पड़ती है लाइट, तो लाइट क्या करती है, केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है। केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जब भी कोई केमिकल क्रिया होगी, रिएक्शन होगी,
किसके लिए? ये कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको ट्रिगर कर देते हैं, ये ट्रिगर कर देते हैं, मतलब ये रिएक्शन करने लगते हैं, ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल फिर कन्वर्ट कर देते हैं जी लीवर में जाके कैल्सीडियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैल्सीडियोल में हमारे लीवर में जी, और हमारी किडनी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्सीट्रॉल में बदल जाते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं लीवर में तो कैल्सीडियोल में बदल जाते हैं और कैल्सीट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं किडनी में जाके। तो इस विटामिन डी जी फिर ऐसे मिलती है हमारी बॉडी को। और ये रोल क्या है जी विटामिन डी का? विटामिन डी का रोल है जी, जो कैल्शियम का अमाउंट होता है जी, कैल्शियम हमारी हड्डियों में, बोन्स में जी कैल्शियम होती है, तो इनका जो राइट अमाउंट हो, हमारी हड्डियों में कैल्शियम सही तरीके से हो, पूरा जितना चाहिए हमारी हड्डियों को उतना कैल्शियम हो, इसमें हेल्प करती हैं जी विटामिन डी। और क्या करती है जी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे बॉडी में जी हर जगह, त्वचा में हर जगह सेल्स हैं जी, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल का ही पार्ट है जी, उसको प्रोटेक्ट करती हैं जी, डैमेज होने से बचाती हैं कि नुकसान ना हो सेल मेम्ब्रेन को, उसको संरक्षण करती हैं जी, प्रोटेक्ट करती हैं ये विटामिन डी। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू होते हैं, मतलब बहुत से टिश्यू ऐसे होते हैं जी जल्दी से टेम्परेचर बढ़ जाता है जी, हीट की वजह से वो जल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो उसको भी बचाती है विटामिन डी। और क्या करती है? और करती है जी हेल्पिंग स्टॉप टिश्यू फ्रॉम फॉर्मिंग फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं जी वो ये टिश्यू को सहायता करते हैं जी, मतलब एक तरह से टिश्यू को रोकती है फाइबर बनाने से, जिससे क्या है, जो हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाती है जी। वीकनिंग ऑफ द बोन्स फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल, हड्डियों को कमज़ोर होने से जी और टूटने से बचाती हैं, क्योंकि अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे शरीर की बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी हड्डियां, तो क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से यही होता है जी। एडल्ट्स में, एडल्ट्स का मतलब है जी 18 साल से बड़े उम्र के आदमी, उनको ऑस्टियोमेलासिस नाम की बीमारी हो सकती है, डिसीज़, और बच्चों को रिकेट नाम की बीमारी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बच्चों को रिकेट नाम की, और एडल्ट्स को ऑस्टियोमेलासिस। ऑस्टियोमेलासिस यही होती है जी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा जी, बड़े बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर थोड़े टेढ़े से हो जाते हैं, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से, तो वो उस रोग को बोलते हैं जी ऑस्टियोमेलासिस। तो उस हड्डियां टेढ़ी हो जाती है जो फिर टूटने का डर भी बहुत जल्दी होता है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जी जिसका नाम है निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसने रिसर्च की है जी, एक स्टडी किया, अध्ययन, इसके डॉक्टर्स ने अध्ययन किया है, स्टडी किया, उसने पाया जब इसमें भी विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा है, उसको क्या है जी, कोरोना वायरस होने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है। और विटामिन डी, मान लो कोरोना हो भी गया तो विटामिन डी उसे मरने नहीं देती है, उसकी जो मोर्टिलिटी रेट है, मरने की दर है, डेथ रेट, उसको रिड्यूस कर देती हैं। तो इसलिए फ़ायदा जी। तो विटामिन डी आप अच्छे से लो, धूप में रहो थोड़ा, सुबह सुबह आधे घंटे धूप में रहो। तो ये जी, अब दोपहर में मत बैठ जाना, 2 बजे जला देगी धूप आपको, सुबह सुबह ही आपको विटामिन डी लेनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्लेसेस इन न्यूज़, काली। ये काली अभी प्लेसेस है जी, ये कहाँ पे, कोलंबिया में। ये देखो जी कोलंबिया, पहले ये कोलंबिया, ये समझ में नहीं आएगा कहाँ पे दिख रहा है, ये मैप देखो पहले आप, ये मैप में, ये वर्ल्ड मैप देख लिया जी आपने, यहाँ पे ये देखो जी, इसे छोटा कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जी। और ये ब्राज़ील आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्राज़ील के साइड में देखो जी ये कोलंबिया। कोलंबिया किस किस कंट्री से बॉर्डर लगाता है? ब्राज़ील, इक्वाडोर और वेनेजुएला। और ये पैसिफिक ओशियन है जी। और ये जो इक्वेटर लाइन है, ये है जी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इसकी ये इक्वेटर कोलंबिया से होकर गुजरती है। तो इतना याद रखना है कोलंबिया में। कोलंबिया में एक सिटी है जी, शहर, जिसका नाम है काली, वो है जी न्यूज़ में ये देखो जी काली, ये इकलौता शहर है जी कोलंबिया का जो पैसिफिक ओशन से लगता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोलंबिया में, दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, और थर्ड मोस्ट पॉपुलस का मतलब तीसरी ऐसी शहर है सिटी है जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है। ये पैसिफिक कोस्ट से बॉर्डर लगता है जी, सिटी का देख लिया हमने। और यहाँ पे जी कोका वैली है, कोका रिवर के पास, कोका रिवर नाम से जी। तो आपको इतना याद रखना, कोका रिवर कहाँ पे है? कोलंबिया में, काली सिटी में। और यहीं पे कोका वैली है जी, वैली बोलते हैं घाटी, इस घाटी में से रिवर फ्लो करती है, तो यहीं पे ये सिटी, इसके पास लोकेटेड है काली सिटी। अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है जी क्योंकि ये काली जो यहाँ सिटी है, यहाँ पे लोगों ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे, मतलब
जो सरकार है उसके विरुद्ध विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, तो वहाँ की जो कोलंबियन आर्मी है उसने कंट्रोल किया इसे। रीजन क्या था जी? रीजन ये था जी, जो काली के पीपल हैं उन पे जी यहाँ गवर्नमेंट ने क्या है जी, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने की वजह से वो चाहते हैं कि नहीं इसमें रिफॉर्म करो और टैक्स को घटाओ। ये चाहते हैं जी टैक्स को घटाओ, क्योंकि ये पॉवर्टी में कन्वर्ट हो सकता है, हम गरीब हो जाएंगे जी, आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया जी। तो इसके बाद क्या है जी, गवर्नमेंट ने जी टैक्स प्लान था वो विद्रोह कर लिया जी, कि वापस ले लिया कि इतना टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट को देखते हुए, विद्रोह को देखते हुए। तो ये इसलिए ये न्यूज़ में है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना केरलाज बेल ऑफ फेथ फॉर रूरल एल्डर्स। देखो जी, जो गांव है जी, रूरल का मतलब है ग्रामीण एरिया, गांव वाले क्षेत्र, विलेज एरिया। इनमें जो एल्डर्स रहते हैं, बड़े बुजुर्ग पूर्वज लोग रहते हैं जी, उनके लिए केरल ने एक बेल ऑफ फेथ स्कीम चलाई है जी। ये स्कीम का मतलब है जी, बेल का मतलब है घंटी, फेथ का मतलब आस्था, आस्था की घंटी योजना स्कीम, बेल ऑफ फेथ स्कीम चलाई है। ये इम्प्लीमेंट की जाएगी जी सीनियर सिटीजन के लिए, जो गांव में अकेले रहते हैं, स्टेइंग अलोन इन विलेजेस, जो अकेले रहते हैं। कैसे जी? देखो जी, पहले भी केरल गवर्नमेंट ने अर्बन एरियाज में, अर्बन हाउस होल्ड के लिए, अर्बन का मतलब है जी शहरी क्षेत्र, सिटी एरियाज, शहर वाले इलाके, उनमें ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर चुका है, मतलब लागू कर चुका है केरल। अब ये गांव में भी करी जा रही है। इसमें क्या होगा जी, बेल फेथ ऑफ स्कीम में? देखो जी, ये एक सेफ्टी प्रोजेक्ट है, जो कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम है जी केरला की। कम्युनिटी पुलिस का स्कीम का मतलब है जी, जो आसपास एरिया में लोग रहते हैं, वो कम्युनिटी समुदाय के लोग रहते हैं विलेज एरिया में, वो एज ए पुलिस की तरह वॉलंटरी काम करेंगे, पुलिस की सहायता करेंगे एक तरह से। कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम क्या होगा जी, इसमें करेंगे क्या बेल ऑफ फेथ में? देखो जी, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, इसे बोलते हैं बेल ऑफ फेथ। ये क्या है? जैसे देखो यहाँ पे ये विलेज है जी, गांव में, ये क्या है जी, ये है रास्ते, रास्ते हैं जी विलेज में। तो इन रास्तों में मान लो जी, इधर भी रास्ते हैं, इधर भी रास्ते हैं और इधर भी रास्ते हैं, ये रोड बने हुए हैं विलेज में, यहाँ विलेज रहते हैं जी, बीच में घर बने हुए हैं। तो इन रास्तों में जी, जो ये वाले रास्ते हैं, इन रास्तों में क्या होगा जी, इनमें ये बेल ऑफ फेथ, ये क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया था, ये लगा देंगे जी इन गलियों में, जो गली है ना गाँव में, इन गलियों में। और इनका जी रिमोट होगा, इन घर, यहाँ पे घर बने हुए हैं, इन घरों में जो सीनियर सिटीजन रहेंगे उनके पास रिमोट होगा जी, ऐसा रिमोट होगा। वो देखो, जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, घर में कोई नहीं है जी देखभाल करने के लिए, जैसे ही मान लो जी उन्हें कोई इमरजेंसी हुई, उन पे उठा नहीं जा रहा, कोई परेशानी हो गई, बीमार हो गए, तो ये उस रिमोट से बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो गलियों में ये बेल ऑफ फेथ नाम की मशीन लगी रहेगी। इसमें जी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, अलार्म, घंटी बजना शुरू हो जाएगी, और आसपास जो भी लोग होंगे जी, ये बता देगा कहाँ पे ये घंटी बज रही है, मतलब कहाँ से ये रिमोट, जो या इसमें घंटी बजेगी जी, यहाँ पे पता लग जाएगी कि कौन से घर में ज़रूरत है उस पर्सन को, उस एल्डर पर्सन को। तो वहाँ पे जी जो आसपास के लोग हैं वो जाके पूछेंगे, हाँ जी बताओ, बताइए आपको क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से जी एल्डरली सिटीजन की सहायता करेगी वो, नेबर जो होंगे जी पड़ोसी, वो सहायता कर सकते हैं जी, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल अलार्म होगा जी इमरजेंसी में, जिसको ये बुला सकते हैं अपने आसपास के पड़ोसियों को। क्योंकि जी आपको पता है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकते, मान लो किसी पे बोला नहीं जा रहा, कंडीशन ख़राब हो गई, तो इस कंडीशन में सहायता करेगी जी। केरल में ये स्कीम जी अर्बन एरियाज़ में 2018 से ही इम्प्लीमेंट की जा रही है, अब रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये लागू कर दिए। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे जी, इस प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंस क्या है जी, क्या सहायता है? देखो जी, सहायता यही है जी, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा जी ये। क्यों? क्योंकि जी एल्डरली सेफ्टी के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए और वेलबींग के लिए, उनकी सहायता के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। आसपास के नेबर हैं जी, जो पड़ोसी हैं, वो अपना योगदान देंगे, उनकी सहायता करेंगे। क्योंकि आपको पता है जी, कोविड-19 जो चल रहा है, सबको डर है जी, सबको अपनी हेल्थ का डर है, फियर है। और किसी को मान लो जी कोविड-19 हो गया और रात को सिम्टम दिखाई दिए और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उस केस में आसपास के लोग सहायता के लिए पहुंच सकते हैं। तो यही था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट ऑफ कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रंस। पीएम केयर्स आपको पता है जी, एक फ़ंड है, एक फ़ंड बनाया हुआ है जी, जिसमें मनी डालते हैं, वॉलंटरी कोई भी डोनेट कर सकता है जी। आप भी जाके, आपको भी 10-5 रुपये डोनेट करने हो तो कर सकते हो। तो इसमें क्या है जी, जो भी डोनेट करता है, दान करता है जी, डोनेट करता है, कोई भी डोनेशन देता है,
तो वो टैक्स फ्री होता है जी, उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती गवर्नमेंट को। तो ये पीएम केयर्स फंड बनाया था जी 2020 में, जब कोरोना क्या है जी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस एमरजेंसी से निपटने के लिए एक फ़ंड बनाया कि कोई भी अपनी मर्जी से दान कर सकता है, और ये फ़ंड यूज किया जाएगा एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जो आपातकालीन स्थिति होती है जी उनसे निपटने के लिए, एड्रेस करने के लिए, टू एड्रेस दी एमरजेंसी सिचुएशन। तो पीएम केयर फंड ये भी याद रखना है जी आपको, आरटीआई के दायरे से बाहर है जी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके थ्रू आप आरटीआई डाल के इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर चुका है जी इसको। तो ये अभी चिल्ड्रन को एम्पावरमेंट करने के लिए, बच्चों को क्या जी सहायता देने के लिए इस फंड का यूज किया गया है, इसमें से मनी निकाली गई है जी। और ऐसे चिल्ड्रन जो कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुए हैं, ऐसे बच्चे, उनकी सहायता की जाएगी। कैसे सहायता की जाएगी जी? ऐसे बच्चों की सहायता ऐसे की जाएगी जी, एलिजिबिलिटी क्या है इसका, जिनकी सहायता की जाएगी, ऐसे बच्चे जी जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं जी कोविड-19 की वजह से जी, जिनके पेरेंट्स मर गए। ऐसे बहुत सारे आपने न्यूज़ में देखे होंगे एग्जाम्पल, छोटे छोटे बच्चे हैं जी 1-2 साल के, उनके माता पिता मर चुके हैं, कोई नहीं है घर में, और बच्चे रो रहे हैं और माता पिता अंदर मर चुके हैं। बाद में पड़ोसियों को पता चल रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, माता पिता कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऐसे बच्चे जी जिनमें वो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं बच्चे, या उनके कोई गार्डियन है जी, या एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चा गोद लिया, उनके पेरेंट्स मर चुके हैं कोविड-19 की वजह से, तो इस स्कीम के अंडर ऐसे बच्चों की सहायता की जाएगी। क्या क्या फीचर्स हैं जी इस स्कीम के, इस योजना के जो चलाई है अभी? इसमें क्या होगा जी, 10 लाख रुपए हर एक बच्चे के लिए फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे जब वो 18 साल का होगा। जब भी वो बच्चा, लड़का या लड़की, जब भी 18 साल का होगा, तो उसे जी 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में होंगे जी। तो ये उसके अकाउंट में होंगे जब 18 साल का हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन के लिए प्रोविज़न है जी, जो 10 साल से कम उम्र का बच्चा है उसे जी नियरेस्ट जो केंद्र विद्यालय या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा जी उन्हें। नेक्स्ट क्या है स्कूल एजुकेशन में, 11 से लेके 18 ईयर तक उन चिल्ड्रन को क्या जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गए जी, नवोदय विद्यालय हो गए, उनमें एडमिशन दिया जाएगा, उन्हें उनमें पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है जी स्पोर्ट फॉर हायर एजुकेशन, जब वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं 12th के बाद, कोई भी डिग्री डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें एजुकेशन लोन देने के लिए सहायता की जाएगी। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें लोन देने में सहायता की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा जी उनका। जो स्कीम चला रखी है अभी गवर्नमेंट ने, आयुष्मान भारत स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं, तो इनमें उन्हें बेनिफिशियरी की तरह इनरोल्ड किया जाएगा। मतलब जी इन्हें भी सहायता दी जाएगी इस आयुष्मान भारत स्कीम में, और उनका इंश्योरेंस बीमा किया जाएगा कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस होगा जी उनका। कोई भी बीमारी हो जाए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं वो गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल में, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ऐसे हॉस्पिटल में जी वो करवा सकते हैं अपना इलाज, 5 लाख रुपए तक का कोई बीमारी हो जाए उन्हें। ऐसे मेजर्स जो लिए हैं गवर्नमेंट ने, नीड क्या है जी, ज़रूरत क्या है, नीड फॉर दीज मेजर्स। देखो जी इसलिए लिए हैं, आपको पता कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें देखने को मिला है जो चिल्ड्रन है बहुत सारे अपने पेरेंट्स को लूज़ कर रहे हैं जी, खो रहे हैं, उनके पेरेंट्स मर चुके हैं जी, इसलिए सहायता की ज़रूरत है। और ऐसे में क्या होता है जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो जी जिनके माँ बाप हैं नहीं, उन बच्चों को क्या है जी, बेच देते हैं बच्चों को चुरा के। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब है जी बच्चों को बेच देना, खरीदना और बेचना। सेल एंड परचेज ऑफ द चिल्ड्रन इज कॉल्ड द चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और इसमें ये भी देखा गया जी, एक रिपोर्ट आई थी स्टडी, करंट अफेयर में भी हमने पढ़ा था, इसमें जो चाइल्ड मैरिज के केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखो जी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, सब सोच रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, 20 या 50 से ज़्यादा कोई भी जी शादी में नहीं आ सकता, तो इस मामले में सब अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं जी, मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि खर्चा भी कम हो रहा है जी, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, कम बच रहा है। और जो 18 साल के बच्चे हुए भी नहीं हैं उनकी सबकी शादी की जा रही है जी। तो चाइल्ड मैरिज के केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं जी। तो आज के लेक्चर में इतने टॉपिक थे जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको बताना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जी हमारा, बहुत बार न्यूज़ में रहा है, इसके रिगार्डिंग बताना जी कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत। ये एक ऐसा कानून है जी जो प्यूनिटिव डिटेंशन अलाउ करता है। इसमें क्या है जी, अगर किसी भी अथॉरिटी को, मतलब जो भी पुलिस हो जी, या कोई भी अथॉरिटी हो, सीबीआई हो, कोई भी, उसको ऐसा लगता है
कि ये पर्सन है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, तो क्या है, उस पर्सन को गिरफ्तार किया जा सकता है शक के बेस पे ही। समझ रहे हो। नेक्स्ट है जी, द पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन। जब ऐसे पर्सन को कैद किया जाएगा तो उसको उस पर कोई आरोप लगे भी ना हो तब भी उसे कैद कर लिया जाएगा, डिटेंशन कर लिया जाएगा। डिटेंशन का मतलब है जी कैद करना, जेल में डाल दिया जाएगा, भले उस पर कोई आरोप लगे हो ना लगे हो कि इसने कोई क्राइम किया है नहीं किया हुआ है। तो आपको बताना जी कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बताना जी। इसमें पहला इनकरेक्ट है, दूसरा या दोनों इनकरेक्ट हैं, या फिर दोनों में से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सही हैं, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा नाइदर वन और नॉर टू, कोई सा भी गलत नहीं। लेकिन पहला बिल्कुल गलत है जी, दूसरा सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है जी, ये प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं है जी, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन आपने पढ़ा होगा जी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लक्ष्मीकांत में भी दो तरह की डिटेंशन होती हैं जी हमारी कंट्री में। प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन का मतलब है जी कैद। प्रिवेंटिव का मतलब है जी किसी ने अभी अपराध किया नहीं है, किसी ने अभी कोई भी क्राइम नहीं किया और उसे शक के आधार पर पहले ही गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। कैसे कि उसे खतरा है ये क्राइम कर सकता है, आगे अपराध कर सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ना कि प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब है जी दंड देना। जब उस पर आरोप लगे हैं, मान लो एफआईआर दर्ज हुई है, कोई आरोप लगे हैं उस पर, तब उसे गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसे बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। मतलब क्राइम करने के बाद, अपराध करने के बाद जब पुलिस उसे डिटेंशन करे, अरेस्ट करे, तो प्यूनिटिव डिटेंशन। और अपराध करने से बिफोर द क्राइम हेल्ड, इफ पुलिस अरेस्ट द पर्सन, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो इसलिए इसमें यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन आना चाहिए जी, प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं, तो इसलिए गलत हो जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है जी कौन सी है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जी, इंडेक्स होती है जी सूची, हर साल ये लगभग निकालते हैं जी इसे। इसमें ये देखते हैं, ये हर एक तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग ये रिलीज होती है जी। क्या इसे रिलीज यानी कि जारी कौन करता है, मार्केट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है जी, क्या ये जारी करता है। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो सीपीआई है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, क्या लेबर ब्यूरो उसे जारी करती है, और इसका जो बेस ईयर है 2016 है। क्या आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा, या दोनों सही या दोनों गलत हैं जी। देखो जी दोनों की दोनों सही हैं, हमने देख लिया जी एक्सप्लेनेशन, ये याद रखना है। मार्केट एंड इंस्टीट्यूट सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को जारी करता है, रिलीज करता है, और ये लेबर ब्यूरो जो इसको जारी करता है वर्कर के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। समझ गए। देखो सीपीआई, सिंपल सीपीआई हो तो उसको और संस्था जारी करती है जी, एजेंसी, और सिर्फ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर हो जी, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर, उनके लिए सीपीआई लॉन्च की जाए, रिलीज की जाए, तो उसे लेबर ब्यूरो करता है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है ये, और इसका बेस है 2016। नेक्स्ट है जी अपना क्वासर्स। क्वासर्स क्या है जी, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जी, क्वासर्स आर वेरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द फार अवे गैलेक्सीज। गैलेक्सी आपको पता है जी, ये यूनिवर्स है जी, पूरा जितना भी आपको आसमान में चीज़ें दिखाई दे रही हैं पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं जी, गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज को मैं जूम कर दूं, गैलेक्सीज को मैं जूम कर दूं जी, ये कर दिया, लो जी ये गैलेक्सीज हैं जी, इसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ, मैं देखो जी हज़ारों लाखों करोड़ों इस इतने से एरिया में तो बना नहीं सकता। मान लो जी ये गैलेक्सी हैं जी, और इनको अगर मैं जूम कर दूं, ये जूम कर दिया जी, अब इनमें क्या है जी, नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है जी गैलेक्सीज में। जैसे हमारा भी एक सोलर सिस्टम है जी सन, और सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है जी, सोलर सिस्टम है, समझ गए। तो गैलेक्सी क्या होती है आपको समझ आ गया। अब इसे फिर दोबारा जूम आउट कर देते हैं जी। अब आपको इसमें बताना जी क्या है ये कह रहा है क्वासर क्या है जी, एक चमकते हुए ऑब्जेक्ट हैं जो गैलेक्सीज में होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जी, दे आर नॉट फाउंड इन गैलेक्सीज दैट हैव सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। जिन गैलेक्सीज में जी ब्लैक होल होते हैं, सुपरमेसिव बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, उनमें क्वासर नहीं मिलते। 1 2 दोनों सही दोनों गलत। दूसरा बिल्कुल गलत है जी, सब में मिलते हैं क्वासर, चाहे गैलेक्सीज में ब्लैक होल हो नहीं हो, और अक्सर होता ही है जी ब्लैक होल, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो दूसरा गलत हो जाता है, अगर यहाँ पे नोट नहीं लगा होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि गैलेक्सीज में क्वासर मिलते हैं। क्वासर होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो जी रॉक्स का, चट्टान का, जैसे अर्थ घूम रही है ये भी रॉक्स के चट्टान की, ऐसी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास लाइट होती है, लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, चमकते हैं।
तो इसका ए आंसर हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, कई बार पढ़ा हुआ है जी, स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग लेक्चर देखना तो 2-3 मिनट का होगा। आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। पहली कह रहा है कि जो ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको हेल्प करती है टू मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। अगर ऑयल सप्लाई में जी कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ये उनके मेंबर हैं जी, जो इसके कंट्री जो सदस्य देश हैं उनकी सहायता करती है। इसके मेंबर वही कंट्री बन सकती हैं जी जो ओईसीडी के मेंबर है। ओईसीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये 1961 के लगभग बनी थी, डेवलप्ड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसके जो मेंबर हैं जी वही आईईए के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ऑल ओईसीडी मेंबर आर आईईए मेंबर, जितने भी ओईसीडी के मेंबर सारे आईईए के मेंबर हैं। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा है, 1, 1, 2, 1, 3 ऑल ऑफ दी अबव। तीसरा बिल्कुल गलत है जी। देखो जो ओईसीडी के मेंबर है वही इसके मेंबर बन सकते हैं, और इंडिया ओईसीडी का मेंबर नहीं है, तो इंडिया भी आईईए का मेंबर नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। एसोसिएट मेंबर क्या है जी, फुल मेंबर नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये आईईए बनाई थी जी ओईसीडी कंट्री नहीं, 1973 और 74 में जब ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस का मतलब है जी बहुत, इसके जो क्रूड ऑयल है जी, पेट्रोलियम, इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसे ही ऑयल क्राइसिस बोलते हैं जी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो तब बनाई थी जी। और सारे ऑल ओईसीडी के जो मेंबर है इसके मेंबर है नहीं जी, ये गलत हो जाता है, तो 1 और 2 बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। ये फरजाद बी गैस फील्ड रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई, ये कहाँ पे जी, ये फील्ड गैस निकलती है यहाँ से, इजराइल, इराक, ईरान, यमन, ये ईरान में जी, सी फरजाद बी गैस फील्ड, कई बार पढ़ा था जी न्यूज़ में, याद होगा आपको। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एंड कंपाउंड इज बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैस। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देती है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जी, ऐसी गैस जो एब्जॉर्व करती हूँ टेम्परेचर को, हीट को, टेम्परेचर या हीट को जी एब्जॉर्व करती हूँ, सोख लेती हूँ, इस बेस पे ही उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ऐसी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, यानी कि हीट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखो जी इसका आंसर है सी, क्योंकि वाटर वेपर भी क्या है जी, वाटर जो होता है मॉइस्चर की फॉर्म में, वो भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये भी हीट एब्जॉर्व करता है। तो वाटर वेपर होती है जी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में, तो आंसर सी हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सोकर वेटलैंड है जी, सोकर वेटलैंड, आपको इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करिए, जो सोकर लेक है, सोकर वेटलैंड है जी, आर्द्र भूमि है, ये रामसार साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में। नेक्स्ट कह रही है जो इंटायर सोकर बेसिन है वो हाइपर सैलाइन है, लेक है जी, सारा का सारा जितना भी यहाँ पे सोकर लेक है, वेटलैंड है, इसके आसपास का सारा एरिया वो खारा पानी है जी, इसमें सारा आसपास के एरिया में हाइपर सैलाइन लेक है। नेक्स्ट बता रहा है जी, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया एज पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक NGO टाइप है जी, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था। ये क्या करती है जी, जो भी कोई इंपॉर्टेंट एरिया होता है जी उसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का एक टैग दे देती है और उसके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम करती है। तो इसने इसको भी एक टैग दिया हुआ है क्या, और ये एक की स्टेजिंग साइट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए मतलब ऐसा है जी, जैसे ये आपका वर्ल्ड मैप है जी, यहाँ देखो, यहाँ से क्या जी, रसिया से आते हैं पक्षी उड़ के, यहाँ से पक्षी उड़ के आते हैं, तो ये बीच में पड़ता है क्या, सोकर लेक यहाँ पे। तो आपको बताना है जी क्या ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी है, और क्या क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना जी आपको। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, 3 ओनली। देखो जी पहला गलत है बिल्कुल, इसे अभी रामसार साइट का दर्जा दिया गया था, और ये सिक्किम में नहीं है, कहाँ पे, लद्दाख में, न्यूज़ में थी जी। लेटेस्ट साइट है रामसार साइट हमारे इंडिया की। और इसका जो इंटायर बेसिन की बात हो रही है, सारा का सारा बेसिन हाइपर सैलाइन नहीं है जी, बिल्कुल गलत बात है। थर्ड बिल्कुल सही है जी, इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है किसने, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने, तो ये याद रखना आपको। इसमें जी डी आंसर हो जाएगा, ओनली 3। नेक्स्ट है जी, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, करंटली द वेटलैंड ऑफ इंडिया दैट आर इन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। आपको ये बताना जी, देखो जी रामसार साइट कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक रामसार कन्वेंशन हुई थी जी। रामसार ईरान में एक जगह है जी, जगह प्लेस है जी, प्लेस का नाम है रामसार, ईरान कंट्री है जो, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जी, कन्वेंशन,
रामसार कन्वेंशन। ये किस लिए काम करती है? जो वेटलैंड होती है जी, आर्द्र भूमि, जहाँ पे पानी भरा होता है ना, ऐसी भूमियों को थोड़ा उन्हें बोलते हैं जी वेटलैंड। जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा होता है और जहाँ पे घास वगैरह उगी रहती है, ऐसी भूमि को वेटलैंड बोलते हैं जी, आर्द्र भूमि हिंदी में बोलते हैं। तो इनको जी डिक्लेयर करती है ये रामसार कन्वेंशन, जो इम्पोर्टेंस होती है कोई भी साइट की। तो हमारे इंडिया में जी ऐसी कौन कौन सी साइट हैं जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में है? क्योंकि रामसार साइट का एक और रजिस्टर है जी रामसार कन्वेंशन का, जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रो रिकॉर्ड रजिस्टर। ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड रजिस्टर है जी, उसमें उस साइट को रखते हैं, वेटलैंड को, उस आर्द्रभूमि को रखते हैं जिसको ज़्यादा खतरा है, मतलब ज़्यादा डेंजर है, ज़्यादा थ्रेट है, उसको रखते हैं। तो इंडिया में ऐसी कौन सी साइट हैं जी जो मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में? आपको बताना जी कौन सा। लोकतक लेक, केवला देव नेशनल पार्क, चिल्का लेक, 1 2 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव? देखो जी 2 1 2 करेक्ट है जी, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकतक लेक मणिपुर में, ये भी मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में, और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में जी। तो ये भी वेटलैंड में आता है जी और मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। तो दो ही साइट हैं इंडिया में सिर्फ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में आती हैं। रामसर साइट तो बहुत सारी हैं जी, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सिर्फ दो हैं। पहले 3 हुआ करती थी, चिल्का भी थी, लेकिन चिल्का ने रिकवर कर लिया, अब ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ये वेटलैंड तो है, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में नहीं है जी अब। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। नेक्स्ट है जी हमारा कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, किससे ऑरिजिनेटेड हुआ था ये बताना है। कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट इसमें होता है जी, एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू होता है 1 टन ऑफ CO2, मतलब CO2 1 टन के बराबर। अगर मान लो जी किसने 1 टन CO2 रिलीज करनी है, तो मान लो, जैसे मान लो जी आपने रिन्यूएबल एनर्जी लगा ली अपनी कंट्री में। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर एनर्जी से आप बिजली बना रहे हो, सौर ऊर्जा से। तो जितना आप बिजली बना रहे हो जी, मान लो कितने भी वाट बना रहे हो, अगर वही बिजली आपने थर्मल पावर से बनाई होती, कोयला यूज करके, तो उससे जितना CO2 रिलीज हुआ होता, मान लो जी इससे रिलीज हुआ होता 10 टन, 10 टन रिलीज हुआ होता। और एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू होता है जी 1 टन के, 1 टन ऑफ CO2। और आपने 10 टन CO2 रिलीज होने से बचाई है, क्योंकि आपने इतनी सोलर एनर्जी से बनाई है बिजली। अगर इतनी बिजली आप कोयला से बनाते तो 10 टन CO2 रिलीज होती, यानी कि आपके पास कितने कार्बन क्रेडिट हो गए? 10, क्योंकि एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू होता है 1 टन ऑफ CO2। तो लेकिन आपने तो 10 टन रिलीज होने से बचाई है कार्बन, मतलब पर्यावरण में रिलीज ना हो 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने बचाई है। तो आपके पास कितने हो गए उस कंट्री के पास, इंडिया के पास? 10 कार्बन क्रेडिट हो गए जी। अब ये कार्बन क्रेडिट किसी और कंट्री को भेज सकती है ये। मान लो जी यूएसए ने ज़्यादा कार्बन रिलीज किया इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगा, इंडिया से ये कार्बन क्रेडिट खरीद लेगा और इसको पैसे दे देगा, मनी दे देगा, डॉलर दे देगा, समझे? इसे डॉलर मिल जाएंगे जी, ये आगे अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर सकता है। और इसने जो कार्बन एक्स्ट्रा यूज किया है, तो ये इसे भरपाई कर लेगा इसको पे करके। तो ये एक सिस्टम था जी, जो किस एग्रीमेंट में, प्रोटोकॉल में आया था, आपको ये बताना है। पेरिस एग्रीमेंट में आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आया था, क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, या अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में आया था? देखो जी ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल में, हमने पढ़ा भी है जी इसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी जी 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी जी, UNFCC है, उसके ऊपर लेक्चर लिया हुआ है जी हमने ऑलरेडी, देख सकते हो आप जाके इन्वायरमेंट के लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाके जी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक हुई थी जी, अडॉप्ट किया था डॉक्यूमेंट, किसमें? अर्थ समिट होता है जी, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में 1992 में। तो ये 1992 में अडॉप्ट किया था और 1994 से लागू हो गया था UNFCC। इसकी मीटिंग होती है जी हर साल, जिसे बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इसकी 1997 में भी हुई थी जी मीटिंग, क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें एक डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया, मतलब एक तरह से एग्रीमेंट हुआ जी, जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो नाम की जगह है जी जापान में, तो जापान में हुई थी मीटिंग, उसी के नाम पे समझौते का नाम, एग्रीमेंट का नाम रख दिया है, ट्रीटी का नाम क्योटो प्रोटोकॉल। देखो जी UNFCC वैसे तो नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है ये, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन इसके पास ये पावर है अपनी किसी प्रोटोकॉल को, किसी भी एग्रीमेंट को बाइंडिंग बना सकती है। तो इसने क्योटो प्रोटोकॉल को बाइंडिंग बनाया था, तो ये बाइंडिंग थी। और बाकी की जितनी भी इसकी मीटिंग हुई थी प्रोटोकॉल, वो बाइंडिंग नहीं है, समझ रहे हो? तो क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग थी, इसमें ये आया था कंसेप्ट निकल के कार्बन क्रेडिट का, समझ गए आप? तो ये था जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, आपको करेक्ट बताना कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है राइस कल्टीवेशन इज बोथ एन इंपॉर्टेंट सिक्वेस्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो राइस है जी, चावल है, अगर खेती करते हैं हम, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर का मतलब है जी एब्जॉर्व भी करता है, सोख लेता है इन्वायरमेंट से, और ये ग्रीन हाउस गैस रिलीज भी करता है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज भी करता है। क्या ये दोनों है जी? दोनों काम करता है, एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है कि ग्रीन हाउस गैस को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है जी व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड
नाइट्रस ऑक्साइड इज इमिटेड फ्रॉम द कल्टिवेटेड सॉइल। देखो जी, जब भी कोई ऐसा खाद, केमिकल खाद यूज किया जाएगा जिसमें नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड उससे रिलीज होगा, निकलेगा उस मिट्टी से जी जिसमें डाला जाएगा नाइट्रोजन। जैसे यूरिया होता है जी, खेतों में यूज करते हैं किसान, सफ़ेद सफ़ेद सा होता है, चीनी की तरह दिखता है। तो ये क्या है जी, इसमें नाइट्रोजन होता है, खाद डालते हैं तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या इससे इमिट होता है क्या, आपको ये बताना है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट नहीं जी, 10 क्वेश्चन हो गए ना, यही था जी आज के लेक्चर में।